नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका घर बैठे हंसते खेलते हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है कामायनी एक रूपक काव्य के रूप में। साहित्य जगत में रूपक के 2-3 अर्थ लिए गए, जहां पहला अर्थ लिया गया अलंकार के रूप में। आपने सुना होगा, उपमेय और उपमान के बीच सारे भेद खत्म हो जाएं। जैसे कोई कहे चरण कमल, जैसे कोई कहे मुखारविंद, नयन कमल, नयन ही कमल के समान है या कमल ही नयन है। रूपक का एक दूसरा अर्थ लिया गया दृश्य काव्य, वह साहित्य जो मंच पर उतर करके आंखों से देखा जाए, अभिनय से जुड़कर उसे कोई भी समझ ले, देख ले। इसलिए नाटकों को दृश्य काव्य या रूपक कहते हैं, क्योंकि नाटक मंच से जुड़ करके, मंचित होकर के, अभिनय से जुड़ करके सहज हो जाते हैं। दोस्तों, रूपक का एक तीसरा अर्थ लिया गया एलिगरी कथा, द्वयार्थक कथा। साहित्य की वह विधा या वह रचना जिसकी कथा 2 अर्थ दे, एक तरफ प्रस्तुत अर्थ दे और दूसरी तरफ अप्रस्तुत अर्थ दे, तो ऐसी रचना को रूपक रचना या रूपक काव्य कहते हैं। कामायनी रूपक काव्य है। डॉक्टर दूधनाथ सिंह, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, इन सभी आलोचकों ने कामायनी को रूपक काव्य कहा। स्वयं रचनाकार जयशंकर प्रसाद ने भी भूमिका में, आमुख में, इस बात को स्वीकार किया कि उनकी रचना कहीं ना कहीं ऐतिहासिक अर्थ के साथ साथ दार्शनिक और ऐतिहासिक अर्थ भी देती है। यदि देखा जाए तो कामायनी की कथा सतही तौर पर यह संकेत देती है कि किस प्रकार मनु और श्रद्धा के सहयोग से, संसर्ग से मानव सभ्यता का जन्म होता है। परंतु दोस्तों, यदि गहराई में जाएं तो रचना कामायनी 15 सर्गों में विभाजित है। कितने सर्गों में? 15 सर्गों में। चिंता सर्ग से लेकर के आनंद सर्ग तक। ये सभी सर्ग, इन सर्गों के नाम मनुष्य के मनोभावों के नाम है। ये मन के भाव हैं। इसलिए आलोचकों ने कहा कि कामायनी की कथा एक दूसरा अर्थ प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार मनुष्य का मनोवैज्ञानिक विकास हुआ। दोस्तों, यदि इस रचना की तह तक जाएं, इसका अर्थ थोड़ी और गहराई में लें, तो आप देखते हैं कि कथा शुरू होती है देव सृष्टि के अतिशय भोग विलास से। जहां प्रकृति असंतुलित होती है, उसके 5 तत्व असंतुलित होते हैं, जल प्रलय उत्पन्न होता है और देव सृष्टि का विनाश होता है। एकमात्र बच जाते हैं मनु। पर्वत की चोटी पर मनोरव सर्पण नामक चोटी पर बैठे। धीरे धीरे जल का स्तर गिरता है और एक दिन गांधार देश की कन्या श्रद्धा उनसे मिलने आती है और फिर कथा क्रम आगे बढ़ता है। यदि इस कथा का सांकेतिक अर्थ लें तो देवताओं का भोग विलास सामंती समाज के भोग विलास का परिचायक है। जल प्रलय कहीं ना कहीं भारतीय स्वाधीनता के खो जाने, यानी अंग्रेजों द्वारा हम पर थोपी गई पराधीनता से जुड़ा हुआ है। जल स्तर का गिरना, उषा का निकलना नवजागरण परक चेतना है। दोस्तों, यह रचना कई संकेतों को उद्घाटित करती है। डॉक्टर नागेंद्र और उनसे भी प्रखर आलोचक आचार्य शुक्ल ने यह माना कि इस रचना के जो पात्र हैं वह भी सांकेतिक अर्थ देते हैं। याद रखिए, जब कोई रचना एक प्रत्यक्ष अर्थ दे, साथ में एक अप्रत्यक्ष अर्थ भी दे, तो उसे रूपक, एलिगरी कथा कहते हैं। मनु मन के प्रतीक है। श्रद्धा
हृदय या भावना का परिचायक है, और ईड़ा बुद्धि या बौद्धिकता का। अब थोड़ा इसको दूसरे अर्थों में जोड़िए। दोस्तों, मन के दो हिस्से होते हैं। मन का एक हिस्सा भावना या हृदय से जुड़ा होता है, दूसरा हिस्सा मन का बुद्धि या बौद्धिकता से जुड़ा होता है। मन में एक तरफ यदि भावना भी हो और साथ में वैज्ञानिकता भी हो तो वह मन संतुलित होता है, समग्र होता है। ऐसे में दोस्तों, आज जब हम लोग सतत विकास की चर्चा करते हैं तो समझिए कि यह सतत विकास तभी संभव है जब मन समग्र हो, संतुलित हो। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की पहचान है भावना या आध्यात्मिकता, और पश्चिमी संस्कृति की पहचान है बौद्धिकता, वैज्ञानिकता। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति दोनों को मिला दिया जाए, कामायनी छायावादी रचना है। छायावादी रचनाएं साफ साफ यह संकेत देती हैं कि भावना और बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता दोनों को जोड़कर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। दोस्तों, इस रचना कामायनी में इच्छा, क्रिया और ज्ञान के सामंजस्य की बात की गई है। यदि गौर करें तो आज की इच्छा कुछ और नहीं, धर्म वृत्ति है। क्रिया कुछ और नहीं, आज की राजनीति वृत्ति है। और ज्ञान आज का विज्ञान है। यदि इन तीनों का सामंजस्य कर दिया जाए, जिस समाज या जिस संस्कृति में धर्म, राजनीति और विज्ञान तीनों का सामंजस्य हो, वह समाज हर रूप में सर्वांगीण विकास करेगा, सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि संक्षेप में आप रूपक का अर्थ समझ पाने में सक्षम हुए होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं।